चलिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका इतिहास का होगा, प्राचीन इतिहास का। अब मात्र 2 ही लेक्चर बचे हैं प्राचीन इतिहास के, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि 9th 10th में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट रूप से, और 6 to 8 में भी यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो लोग YouTube पर हैं, अभी तक कोर्स को नहीं लिए हैं, तो जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम का टाइम ज़्यादा है नहीं, और जब तक आप कोर्स नहीं लेंगे तब तक पूर्ण रूप से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है कि जिस कारण से आपको परेशानी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो ट्रिक टेक्निक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप अभी से उस कॉन्सेप्ट को नहीं अपने अंदर डेवलप करेंगे तो अंतिम समय पे आप जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अंतिम का जो 15-20 दिन होता है वो हलचल में ही निकल जाता है, तरह तरह की समस्याओं के साथ निकल जाएगा आपका। तो अभी अगर आप स्वस्थ हैं, सब कुछ बेहतर है, तो अभी ही उचित समय है आपकी तैयारी करने का। एक बहुमूल्य समय कह सकते हैं कि आपके 6 to 8 के लिए है। और यह मौका अगर आप चूक गए तो आने वाले समय में फिर आपको पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं होगा। ये आप समझ जाइए, अब लास्ट मौका है आपको। वो तो संजोग मनाइए कि 6 to 8 और 9th 10th वालों को फिर से एक मौका बीपीएससी दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि इतना जल्द जो है मौका नहीं मिलने वाला था, लेकिन सब लोग को मिल रहा है। तो ये इसको आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानिए, जो आपको मौका दिया जा रहा है। चलिए, कई लोग डॉक्यूमेंट को लेकर के भी सवाल कर रहे थे। जो अभी आपको फिर से जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटि है, कुछ भी अगर मिस्टेक है, तो आप जो है अपडेट कीजिए। और अपडेट में भी आपका जो साइन करना है गेजेटेड ऑफिसर, जो भी आप आरओ, सीओ, बीडीओ या जो भी आपके आसपास ब्लॉक में होंगे उनसे करवा लीजिए, या कोई हेडमास्टर जो पुराने हैं, जो नियमित शिक्षक हैं, उनसे करवा सकते हैं, वो भी गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं। तो उनसे करवा करके उनका पद नाम, मोबाइल नंबर डालना है, उसको आप अपडेट कर लीजिए। बहुत लोग का डिजिटल सिग्नेचर उड़ गया था, तो उस स्थिति में भी आप क्या कीजिए कि आप अपलोड कर दीजिए। ऐसे इससे रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, खास करके डिजिटल सिग्नेचर या छोटे मोटे त्रुटि से। लेकिन फिर भी आप अपने अंदर कमी मत छोड़िए, जो भी आपकी कमियां हैं उसको वहाँ पे आप क्या कीजिए, अगर मौका दिया है आयोग तो आप वहाँ पे सुधार लीजिए, ठीक है। तो जितना चीज़ सुधारने का है उतना ही सुधारिए। ये नहीं कि आप पूरा जो है सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, जो जरूरत लगे आपको उतना ही चीज़ उसमें अपलोड कीजिए, ठीक है। और ऑलरेडी पहले से तो आपने कर ही रखा है। जो आपको मिस्टेक हो गया है तो वो देख लीजिए क्या क्या मिस्टेक है, कहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पास स्पष्ट दिखाई देने वाला डॉक्यूमेंट है तो उस पर जो है अटेस्टेड करा करके आप अपना अपलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये समस्या आपका दूर हो जाएगा। तो इससे जो है आपका रिजल्ट जो है, आपको जो डर लगा हुआ है वो भय खत्म हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस कारण से आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर जो सही लोग हैं, सही डॉक्यूमेंट है, उनका रिजल्ट भी आएगा, ज्वाइनिंग भी होगा। हाँ, जो गलत हैं, कोई तरह का गलती, उनका डॉक्यूमेंट गलत है यानी फर्जी तरीके से बना रखे हैं, तो वही सब यहाँ पे जो है छटते हैं। लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, अभी तुरंत उतना संभव नहीं होता है। अपने स्तर से आप सारा डॉक्यूमेंट सही रखिए और सही ढंग से अपलोड कीजिए। जो भी आप लॉगिन करके देख लीजिए, कोई भी गड़बड़ी है तो उसको आप अपलोड कीजिए। 25 तक डेट है, 1-2 दिन रुक जाइए, देख लीजिए। और भी कुछ ट्वीट आ जाए तब कीजिएगा, जल्दीबाजी में मत कीजिए, ठीक है। जैसे आज है, कल से देख लीजिए, कल शाम तक देख लीजिए क्या क्या उसमें क्या करना है नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर लोग उस पर वीडियो बना चुके हैं, उसको भी देख लीजिए, एक बार अध्ययन कर लीजिए। और अगर कुछ तरह का प्रॉब्लम है तो सुधार लीजिए, ठीक है। तो आगे उनको डॉक्यूमेंट में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब लोग तो सोच समझ के ही क्या किए होंगे, ठीक है। कई लोग का जो है साइबर कैफे वाला उलट पुलट डॉक्यूमेंट लोड कर दिया, तो वो लोग अपना सही डॉक्यूमेंट लोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है मौर्य प्रशासन का जो है मौर्य काल के जो प्रमुख राजवंश हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मौर्य के जो भी शासक हुए, खास करके उसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े थे। फिर हमने जो है बिंदुसार के बारे में पढ़ा था, और अंतिम शासक अशोक जो मेन रूप से रहता उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसका पुत्र जो दशरथ और कुणाल है, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस अंतिम शासक के रूप में वृत्रथ को माना गया। तो वही चीज़ आपको हमने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके मौर्य प्रशासन से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
तो मौर्य प्रशासन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आप 9th-10th का क्वेश्चन देखिए तो वहाँ पर भी आपको जो है मौर्य प्रशासन के बारे में दिखाई देगा कि वहाँ पर जो है मौर्य शासन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एक आध जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन में यहाँ पे जैसा कि देखा गया था कि जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था आपको कि किसके ग्रंथ में जो है पाटलिपुत्र प्रशासन की चर्चा की गई है, तो याद रखिएगा इंडिका में। ठीक है, इंडिका में जो है, इंडिका में आपका जो है पाटलिपुत्र प्रशासन का जिक्र किया गया है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मौर्य प्रशासन का, सर वॉल्यूम 2 का हिस्ट्री में पूरा कंप्लीट है, पीडीएफ हिस्ट्री और पीडीएफ प्रिंट नहीं करवाना होगा। देखिए जो आपका 2 है, पहला में आपको जो है हमने भेजा था जो हिस्ट्री, उसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री दोनों है, और ये अभी जो हमने भेजा है वो आपका एनिशिएंट है। इच्छा करे तो करवा सकते हैं, नहीं इच्छा करे तो नहीं करवाइए, कोई अपना जो है पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं, हम लोग समझते हैं कि क्या है मौर्य प्रशासन क्या है। कि देखिए मौर्य प्रशासन अगर आप देखिएगा पूरे इतिहास में प्राचीन समय में सबसे पहला केंद्रीकृत प्रशासन के रूप में जाना जाता है मौर्य प्रशासन। और यहाँ पे आप देखिएगा कि केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई देगी और पूरा सेंट्रल पावर जो होता है, ठीक है, सेंट्रल पावर जो मौर्य साम्राज्य का होता है उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में शासन किया जाता है। और उस समय जो भारत का अगर रूप रेखा देखा जाए तो पूरा जो अखंड भारत जो है एक लंबा, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा भारत वहाँ पे दिखाई देता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो शासक रहे, आने वाले शासक, चाहे आप बिंदुसार को लीजिए चाहे सम्राट अशोक को लीजिए, तो उसके समय में एक भारत का विशाल स्वरूप दिखाई देता है। अगर आप मैप में देखिएगा अखंड भारत का जो आपका स्ट्रक्चर दिखेगा, आप देखते भी होंगे कई किताब में आपको दिखाई देता होगा, ये तो भारत का पार्ट है ही, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, ये जो आपका ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो अखंड भारत के रूप में उसने बनाया था। यानी अफगानिस्तान तक जो है, काबुल तक जो है यहाँ पे उसने शासन किया है। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मौर्य काल ने जो भारत का स्वरूप निर्माण किया था और केंद्रीकृत प्रशासन के रूप में सर्वप्रथम मौर्य प्रशासन ही जाना जाता है, जो कि पाटलिपुत्र से, जो कि पटना है, पटना से पाटलिपुत्र से ही संचालित हो रहा था पूरे क्षेत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र से ही आप कह सकते हैं पूरे क्षेत्र पे शासन किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में अब जानकारी कहाँ से मिलती है वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। कौटिल्य जो कि विष्णुगुप्त भी जिसको बोलते हैं, जिसको आप लोग चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य सब एक ही व्यक्ति का नाम है, जिसको कि हम लोग चाणक्य बोलते हैं, जिसने कि चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था घनानंद की को हटाने के लिए, और उसी का लिखा हुआ है, उन्हीं का लिखा हुआ है कह सकते हैं अर्थशास्त्र। लेकिन ये आपको अर्थ से संबंधित किताब नहीं है, ये प्रशासन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार लगता है कि अर्थशास्त्र होगा आर्थिक गतिविधि से संबंधित, लेकिन नहीं, यह जो है राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। मेन रूप से यह किसका विषय है, तो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। और इसमें 15 अधिकरण, ठीक है, इसमें कितने अधिकरण हैं, 15 अधिकरण है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है कई बार, और पूछा भी गया था कि जो अर्थशास्त्र है उसमें कितने अधिकरण की चर्चा की गई है, कितने अधिकरण में अर्थशास्त्र बांटा गया है। तो याद रखिएगा जो है आपका 15 अधिकरण है और 180 प्राधिकरण कहते हैं उसको। ठीक है, 15 अधिकरण है और 180 क्या है उसका प्राधिकरण है। ठीक है, प्रकरण भी कह सकते हैं। तो 15 अधिकरण और 180 ठीक है प्राकरण है। तो उसके माध्यम से जो है चाणक्य ने जो है पूरा प्रशासनिक इकाई, राजनीति जो वहाँ का है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। तो ये अगर पूछता है कि मेन रूप से कि अर्थशास्त्र है क्या, ठीक है, तो 180 प्रकरण भी लिख लीजिएगा, ये सब कॉपी में लिख लीजिए। कई बार ये सब भी क्वेश्चन पूछ देता है, ये पूछ भी दिया गया था। 15 अधिकरण है, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, यानी टॉपिक है, चैप्टर है। ठीक है, 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। 9th में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और यह जो है राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित है। यह अगर ग्रंथ पूछे किससे संबंधित है तो याद रखिएगा राजनीति से संबंधित है। कौन सा, तो अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित है, तो
तो राजनीति से संबंधित है, ठीक है। और इसमें मौर्य प्रशासन का जो विभिन्न जो कह सकते हैं कर व्यवस्था हो, विदेश नीति हो, ये सबको दर्शाया गया है, ठीक है। और इसी में आपका राजा का सप्तांग सिद्धांत के बारे में भी चर्चा किया गया है। सप्तांग सिद्धांत आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र में ही सप्तांग सिद्धांत यानी राजा को उसके अंग से डिनोट किया गया है। जैसे मित्र, उसका कान जो है अंग है, वो मित्र की तरह, जो मित्र होते हैं उसका जो भुजा है, उसका जो किला होता है वो भुजा की तरह होता है, ठीक है, जो उसकी सुरक्षा करता है। तो 7 अंग को जो है डिनोट किया गया है, सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। तो कई बार पूछेगा कि सप्तांग सिद्धांत की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है, तो याद रखिएगा सप्तांग सिद्धांत की चर्चा भी अर्थशास्त्र में ही किया गया है। किस में किया गया है? तो अर्थशास्त्र में ही किया गया है। जैसे वहाँ पर जो है आपका मुख जैसे कोष हो गया, कोष जो कि इनकम का सोर्स होता है, उसको मुख से डिनोट किया गया है, ठीक है। जो राजा के मित्र हैं उसको कान की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से है कि 7 अंग से मिलकर के राजा परिपूर्ण होता है और वहां का प्रशासन व्यवस्था चलाता है। तो उसकी चर्चा जो है कई बार क्वेश्चन पूछा, इसलिए हमने चर्चा कर दिया कि सप्तांग सिद्धांत आपका किससे संबंधित है, तो कौटिल्य का ही अर्थशास्त्र। कहिएगा कौटिल्य नाम, चूंकि ये कूटनीतिज्ञ भी थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे, एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि एक चिंतक भी थे, नहीं थिंकर, विचारक, जो भी कहिए, चाणक्य को कम ही है। तो एक गुरु हैं, ठीक है। और किसके गुरु हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी हैं। कौन? तो चाणक्य। तो चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा ही लिखा गया है अर्थशास्त्र, जो कि उसमें सप्तांग सिद्धांत की चर्चा है। मौर्य काल के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा की गई है, वहाँ की कर व्यवस्था, वहाँ की विदेश नीति, सब कुछ तो तय जो है शुरुआती समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य के द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि सर्वे सर्वा यही थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेगास्थनीज की इंडिका से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। खास करके पाटलिपुत्र का जो प्रशासन होता था किस प्रकार से होता था, तो पाटलिपुत्र का जो नगर नियोजन जो था, नगर योजना किस प्रकार से था, किस प्रकार से वो किला बंद किया गया था, चारों ओर जो है चौड़ी नालियां बनाई गई थी, नहरें थी, जगह जगह होल किए गए थे, जगह जगह द्वार बनाए गए थे। ये सब की चर्चा जो है मेगास्थनीज ने इंडिका में किया। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रूप से पूछा गया था, किस ग्रंथ में जो है पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज का इंडिका में ही इसकी चर्चा की गई है। मेगास्थनीज का इंडिका में ही इस चीज की चर्चा की गई है। उसके बाद रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कहानियां हैं। अशोक के अभिलेख हैं, मुद्रा राक्षस है, उसमें भी चाणक्य और जो है मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, उसमें भी चाणक्य और जो है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियां हैं। तो वो सब एक सोर्स हो जाता है मौर्य साम्राज्य को जानने का। तो ये सब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है। मुद्रा राक्षस याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, और उसमें भी जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियां हैं, ठीक है। मुद्रा राक्षस में भी चाणक्य और जो है किसकी कहानियां हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियां हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। तो ये सब मेन चीज है जहां से हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। बहुत सारे सोर्स हैं, साहित्यिक भी सोर्स हैं और पुरातात्विक सोर्स भी हैं। अब हम लोग समझेंगे अर्थशास्त्र के विषय, वही राजा स्वामी अर्थात राजा मंत्री परिषद के बारे में वहाँ चर्चा है। तीर्थ या विभाग जो कि उसके ऑफिसर सब जो होते थे उस समय, अधिकारी वर्ग की चर्चा है, विभाग के अध्यक्ष की चर्चा है, राजस्व की चर्चा है, आर्थिक नियंत्रण किस प्रकार से करता था, गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार से थी, दंड व्यवस्था वहाँ पे क्या दिया जाता था, कूटनीति किस प्रकार से राजा की होती है। तो ये सब तथ्यों को अर्थशास्त्र में जो राजनीति से संबंधित है, किस प्रकार से शासन संभाला जाए, इसकी चर्चा की गई थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग लाइव सेशन जरूर अटेंड किया कीजिए। देखिए बाद में देखते हैं तो आप पूछ नहीं पाते होंगे, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि अब आपके पास उतना टाइम नहीं और क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, जान लीजिए। क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से, इन्हीं नोट्स से ही रहता है। और आपने देखा होगा जो हमने नोट्स बनाया है वो आपको सबसे अलग नोट्स दिखेगा। ये मार्केट में भी आपको ये सब जो है अच्छे से इस तरीका से डिस्क्राइब किया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने जो मेहनत किया है इस इतिहास को बनाने में, इतिहास को जो अरेंज करने में, तो उसका आप लोग यूज कीजिए, ठीक है। आप लोग पढ़िए केवल अच्छे से लाइन बाय लाइन, और देखिए एग्जाम में कैसे आप 40 में 40, अगर जैसे 9th-10th में बैठिएगा 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का रहेगा, 40 में कम से कम 35-36 क्वेश्चन आप देखिएगा डायरेक्ट नोट्स के ही थे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन को छोड़ करके सारे नोट्स के थे।
आप 9, 10 और 11, 12 का देख लीजिए, सारे नोट्स के थे। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और पढ़िए, देखिए नोट्स में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। चलिए अब देखते हैं नगर प्रशासन। देखिए यही क्वेश्चन था ना, इंडिका के विषय क्या थे। अब देखिए ये आपको सब जगह नहीं मिलेगा ये, लेकिन हमारे नोट्स में एकदम अच्छे से दिया हुआ है। प्रशासन के रूप में पाटलिपुत्र का विवरण कहाँ पे है, इंडिका में है। सैन्य प्रशासन, आर्थिक नियंत्रण, इन सब चीजों का जो है सैन्य प्रशासन जो पाटलिपुत्र में हो रहा था, जो आर्थिक नियंत्रण था, ये सब इंडिका के ही विषय है। तो यही से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया किसके विषय है, तो इंडिका के विषय है। किसके द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज कौन था, किसका दूत था, सेल्यूकस निकेटर का। इससे पहले तो हमने कहानी आपको बताया था कि सेल्यूकस निकेटर ने जो है यहाँ पर जो है 5 शहर को भी दिया था। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। साथ साथ एक हेलेना कार्नेलिया जो उसकी पुत्री रहती है, उसका विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। उसके बदले में 500 हाथियां चंद्रगुप्त मौर्य उपहार स्वरूप देते हैं, ठीक है, अपने ससुर कह सकते हैं सेल्यूकस निकेटर को। तो ये सब कहानी आप लोग जो है बार बार रिपीट करते रहिए, दिमाग में रहेगा तो हिस्ट्री कहीं जाने वाला नहीं, कहीं नहीं जाएगा, इतना जान लीजिए। अब आते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में जो है उस समय के सौराष्ट्र प्रांत के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। अब कहिएगा सौराष्ट्र की चर्चा क्यों हुई है, क्योंकि जो मौर्य प्रशासन रहता है वो सौराष्ट्र पे भी शासन करता है, लेकिन यहाँ पर जो है द्वैत शासन होता है, यानी वहाँ के जो सामंत होते हैं, जो छोटे राजा जो होते हैं वो भी रहते हैं, और वो किसके अधीन काम कर रहे होते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य या जो मौर्य के जो शासक होते हैं उसी के अधीन वो काम कर रहे होते हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख में जो सौराष्ट्र की जो चर्चा की गई है तत्कालीन कह सकते हैं मौर्य काल के समय का, तो वहां पर जो है मौर्य की भी चर्चा की गई है, ठीक है। तो सौराष्ट्र का जो है आपका जूनागढ़ अभिलेख है, सौराष्ट्र का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, तो उसमें भी चूंकि यहाँ पे जो पूर्ण रूप से यहाँ पे शासन जो है किसका, पूर्ण रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का भी नहीं था, मगध का भी शासन यहाँ पे नहीं था, लेकिन कह सकते हैं द्वैत शासन व्यवस्था थी सौराष्ट्र में। यानी इसने इसको हरा करके, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के शासकों को हरा करके उसको अपने अधीन कर लिया था, और उसके वजह से केंद्र शासन होता है, केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली में किसका शासन है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां के मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन किसके अधीन काम करते हैं, केंद्र के अधीन। केंद्र जो है केंद्र शासित प्रदेश के जो भी है उसमें केंद्र का प्रभुत्व रहता है। दिल्ली के क्षेत्र में हो जाए, चाहे आप जो केंद्र पुदुचेरी है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, चंडीगढ़ है, तो वहां पे केंद्र का भी प्रभाव रहता है। उसी प्रकार से मान के चलिए यहाँ पे भी था, ठीक है। उसके बाद चलिए अशोक के अभिलेख से भी आपको जो है आपको जानकारी मिल जाएगा। बहुत सारे अभिलेख आपको मिले हैं जिसमें अशोक ने प्रशासनिक सुधारों का भी वर्णन किया है कि किस प्रकार से शासन होना चाहिए। धम्म का भी उसमें चर्चा किया गया है कई जगह, जो हम लोगों ने पढ़ा था कल। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप देखिए आज भी अगर आप प्रशासन व्यवस्था या स्ट्रक्चर को देखिए तो पूरा दिखाई देगा आपको कि मौर्य प्रशासन का ही जो है कहीं ना कहीं छाप पड़ा हुआ है। जो प्रशासनिक इकाई मौर्य प्रशासन में हुआ करती थी, जो विभाग, आज भी वही विभाग है भारत के अंदर, ठीक है। और आज भी हमारा जो शासन व्यवस्था है उसी प्रकार से उन्हीं अधिकारी, बस नाम चेंज हो गया, बाद बाकी अगर आप देखिएगा तो प्रशासनिक इकाई के वो सब अधिकारी तीर्थ जो वहां पे थे वहां पर भी दिखाई देते हैं। कहां पर, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासनिक इकाई था तो वहां पर भी वो सब अधिकारी दिखाई देते हैं जो आज भी आपके प्रशासन में पार्टिसिपेट करते हैं। उस तरह के पोस्ट, मतलब उस तरह का पोस्ट आज भी है, ठीक है। यह भारत का जो है प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली है, ठीक है। केंद्रीकृत यानी पूरे एक जगह से पूरे भारत पे शासन करने का जो पहला आपका मामला दिखाई देता है वो मौर्य प्रशासन में ही दिखाई देता है, ठीक है। मौर्य प्रशासन में ही पूरे भारत पे शासन करने का यहाँ पर पहला केंद्रीकृत प्रशासन दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए तो हम मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास ही मौर्यों का इतिहास है, अशोक का इतिहास है, ठीक है। अब देखिए प्रशासन को केंद्र बिंदु में मान करके, तो केंद्र बिंदु यहाँ पे प्रशासन का क्या होता था, तो राजा केंद्र बिंदु होता था, और यहाँ पे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका प्रमुख होते थे, कौन, राजा। और इंडिका से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के चारों तरफ अंगरक्षिकाएं हुआ करती थी, जो कि उनके सुरक्षा के लिए, अभी भी बॉडीगार्ड होता है ना, बॉडीगार्ड आप देखते होंगे पीएम आते जाते हैं या कोई भी मुख्यमंत्री तो उनके साथ बॉडीगार्ड होते हैं। तो उसी प्रकार से वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास बहुत सारी अंगरक्षिकाएं, महिला कह सकते हैं यहाँ बॉडीगार्ड वहां हुआ करती थी।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा की परिषद जो मंत्री परिषद है उसकी भी चर्चा की गई। जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित है, वहां पर जो है मंत्री परिषद की चर्चा की गई है। मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव ऐसे नहीं हो जाता था कि वंशानुगत हो चाहे जो भी हो, उस समय भी परीक्षा लिया जाता था। और किसके माध्यम से परीक्षा होता था? क्वेश्चन कौन सेट करता था? तो उस समय जो क्वेश्चन सेट होता था वो चाणक्य के द्वारा सेट किया जाता था और उस परीक्षण को उपदा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है, जिनको अधिकारी बनना था तो उस समय भी उनको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी और तब जाकर के वो उपधा परीक्षण के माध्यम से वहां पर जो है मंत्री परिषद के सदस्य बनते थे और उनका वेतन 12,000 पन जो कि चांदी का सिक्का है 12,000 के आसपास होता था, जो सिंपल अधिकारी जो मंत्री परिषद के सदस्य होते थे उनका। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, महत्वपूर्ण पोस्ट जो होता था मंत्री होते थे, उसमें प्रधानमंत्री आते थे, पुरोहित आते थे, सेनापति आते थे, सन्निधाता आते थे, युवराज आते थे। इनको ज्यादा सैलरी देता था। इनको कितनी सैलरी थी? 48,000 पन सालाना था ये सब। ठीक है, ये कितना है? सालाना है, वार्षिक था। पन मतलब चांदी का सिक्का, 48,000 चांदी का सिक्का दिया जाता था जो लोग इस पोस्ट पे होते थे। खास करके जो राजकुमार होते थे, जो युवराज हुए राजा के पुत्र, या फिर पुरोहित हो गए जो सबसे श्रेष्ठ, जैसे यहाँ पे चाणक्य हुआ करते थे। फिर प्रधानमंत्री चाणक्य होते थे। ठीक है, उसके बाद सेनापति जो सेना नायक, सेना का हेड होता। तो इन लोगों को मेन पोस्ट के तहत 48,000 पन सैलरी दी जाती थी। करसापन या पन बोल देगा कि कौन सा क्या चीज सिक्का है, तो ये चांदी का सिक्का। क्या चीज का सिक्का कहलाता था? पन या करसापन। तो करसापन जो है, या पन भी लिखा रह सकता है, करसापन या पन जो था ये चांदी का सिक्का को कहा जाता था। निष्क सोने के सिक्का को कहा जाता था और काकनी जो है तांबे के सिक्के को कहा जाता। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया था। तो क्वेश्चन कहीं और से नहीं बिल्कुल यहीं से रहता है। अब देखिए, वहां पर जो तीर्थ होते थे, जो अधिकारी वर्ग होता था, उनकी संख्या 18 होती थी। जैसे उसमें आपका आ जाते थे समाहर्ता, जो राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी होते थे। अभी भी समाहरणालय होता है ना, समाहर्ता अभी भी होते हैं। राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता है। जो राजकीय कोषाध्यक्ष होते हैं, कोष को जो जमा करते हैं, ठीक है, सन्निधाता कहलाते थे। कई बार पूछ देगा कि सन्निधाता का क्या काम था, तो राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। कोष जो इनकम होता है उसको देख रेख करते थे। युवराज, राजा के जो उत्तराधिकारी होते थे, जो राजा के पुत्र होते थे, वो युवराज कहलाते थे। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री हुआ करते थे। नागरक नगर के प्रमुख अधिकारी होते थे। आठविक जो वन विभाग होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज भी आप देखिएगा रहता है, उसके ये अधिकारी होते थे। कौन? आठविक। ऐसे 18 होते थे, लेकिन हमने कुछ की चर्चा किया है, कुछ की चर्चा किया है, चूंकि 18 बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा इसी में से कोई ना कोई पूछता है जनरली। ये सब उतना जो महत्वपूर्ण है हमने चर्चा कर दिया। उसके बाद अलग अलग विभाग थे, उसमें 26 विभाग थे। ठीक है, और उसके जो मेन हेड होते थे वो अध्यक्ष कहलाते थे। ठीक है, आप लोग के पास नोट्स भेज दिया गया है ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, चूंकि ये थोड़ा छोटा लेटर में हो गया है। ठीक है, और A4 साइज का प्रिंट जो होता है वो आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दूर कैमरा से नहीं दिखाई देता है, लेकिन नोट्स आपके पास है तो आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अध्यक्षों की संख्या कितनी है, तो 26। तो पूछ सकता है कि मौर्य प्रशासन में कितने अध्यक्ष हुआ करते थे, तो तीर्थ कितने होते थे, तो तीर्थ 18 होते थे, जबकि अध्यक्ष कितने होते थे, 26 होते थे। ठीक है, जैसे ये किसी विभाग के मंत्री के निरीक्षण में काम अभी भी होता है ना, शिक्षा मंत्रालय नहीं तो स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो उसके अंदर क्या होते हैं, सचिव होते हैं, जैसे के पाठक जी हैं। फिर उसके नीचे जो होते हैं, फिर उसके नीचे होते हैं, तो लास्ट जाते जाते ब्लॉक स्तर पे बीईओ होते हैं, बीईओ के नीचे टीचर लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसके ऊपर डीपीओ होते हैं, उसके ऊपर डीईओ होते हैं। तो इस प्रकार से पद का पदानुक्रम होता है। तो उसी प्रकार से वहां पर भी जो था 26 प्रकार के अध्यक्ष थे, 26 प्रकार की जो डिपार्टमेंट था, जो कि विशेष मंत्रियों के अधीन ही कार्य करते थे। और मेगास्थनीज ने इनको मजिस्ट्रेट कहा है। जो अध्यक्ष होते थे, अभी भी बोलते हैं मजिस्ट्रेट चेक इन आया है। मजिस्ट्रेट मतलब वही होता है जो विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, मजिस्ट्रेट उनको कहा जाता था। जैसे उसमें पन्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य जो आपका व्यापार विभाग के अध्यक्ष होते थे, उनको पन्याध्यक्ष कहा जाता। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को मौर्य प्रशासन में क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा पन्याध्यक्ष कहा जाता। क्या कहा जाता था? पन्याध्यक्ष। सूराध्यक्ष,
सूरा, सूर मतलब आप समझते होंगे, सूरा, सूरा नहीं समझते हैं तो मतलब समझ जाइए मदिरा, ठीक है। आबाकारी विभाग जो शराब अभी भी है ना, शराबबंदी बिहार में, तो मद निषेध डिपार्टमेंट है, आज भी डिपार्टमेंट है बिहार में मद निषेध, तो उसी का जो अध्यक्ष होगा उसको सूरा अध्यक्ष कहा जाएगा। उसके बाद जो है सूना अध्यक्ष जो है, जो आपका बूचर खाना होता है जहां पे जानवरों को मारा काटा जाता है, खाला जाता है, तो वो बूचर खाना होता है, तो बूचर खाना के अध्यक्ष को सूना अध्यक्ष कहा जाता था। गणिका अध्यक्ष जहां पे बेस्याएं लोग रहती थी तो उसका भी नियंत्रण होता था गणिका अध्यक्ष के माध्यम से। सीता अध्यक्ष जो राजकीय भूमि होती थी, जो सरकारी भूमि होती थी, वहां पे जो खेती की जाती थी उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था, उसका देखरेख होता था। राजकीय कृषि जो होता था वो सीता अध्यक्ष के देखरेख में होता था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत तरह के उसमें अध्यक्ष थे, हमने यहाँ पे कुछ अध्यक्ष की चर्चा की है, ठीक है। इनका वेतन 1000 पन यानी 1000 जो है आपका चांदी का सिक्का सालाना इनको दिया जाता था, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर श्रेणी में अगर बांटिएगा, लेवल में अगर बांटिएगा, अभी भी जॉब का लेवल होता है ना, जॉब का लेवल होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, उसी प्रकार से। तो प्रथम श्रेणी में अमात्य होते थे, मंत्री के सदस्य। द्वितीय श्रेणी में मंत्री परिषद के सदस्य होते थे। तृतीय श्रेणी में विभाग के अध्यक्ष होते थे। तो कह सकते हैं कि सी लेवल में जो विभाग के अध्यक्ष होते थे उस समय, ठीक है। अभी भी आपका ग्रुप ए का जॉब, ग्रुप बी का, जैसे अगर बात करें, अगर आईएएस है तो ग्रुप ए का जॉब हुआ। जो प्रशासनिक, जो जैसे बीपीएससी के द्वारा अधिकारी बनते हैं तो आप ग्रुप बी के जॉब में जाते हैं। उसके नीचे जो होते हैं कर्मचारी होते हैं एसएससी के थ्रू, ग्रुप सी के लेवल में जाते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय भी बटा हुआ था। अब आते हैं प्रांतीय प्रशासन, तो वो तो था केंद्रीकृत प्रशासन की चर्चा। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांत में बटा हुआ था, चूंकि मौर्य प्रशासन भी कई प्रांतों में बटा था। अगर आप देखिएगा तो केंद्र प्रांत में बटा होता था, प्रांत जो है जिला में बटा होता है। ये आपका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखिए, सबसे ऊपर में कौन रहेगा? प्रांत रहेगा। प्रांत का जो मेन हेड होता है वो आपका क्या होता है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। प्रांत का जो अध्यक्ष होता है वो आर्य पुत्र कहलाता है या कुमार, ये खास करके राजा का पुत्र हुआ करते थे। प्रांत के जो अध्यक्ष होते थे वो राजपुत्र होते थे, आर्यपुत्र या कुमार कहलाते थे। आज भी आप नाम के साथ टाइटल लगाते हैं कुमार, यहीं से कुमार का प्रचलन हुआ है। क्योंकि जो राजा का पुत्र होता था उसको कुमार की उपाधि दी जाती थी और सब ने यहाँ कुमार लगाना शुरू कर दिया बिहार में, ठीक है। चलिए, आर्यपुत्र भी इनको कहा जाता है। उसके बाद मंडल होता था, अभी भी परमंडल होता है। जैसे आप लोग कोई मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, ये सब परमंडल है, तो उसके तहत। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष होते थे मेन हेड प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहलाते थे। उसके नीचे विषय, जो आज का जो जिला है उस समय विषय के रूप में जाना जाता था, उसके अध्यक्ष विषयपति या स्थानिक होते थे। उसके नीचे स्थानीय होता था, 800 गांवों का समूह होता था। उसके नीचे का जो अधिकारी है द्रोणमुख के होते थे, 400 गांवों का समूह होता था द्रोणमुख। उसके नीचे खावर्टिक होता है जो कि 200 गांवों का समूह होता था, ठीक है। खावर्टिक के नीचे संग्रहण कहलाता था, ये जो है 10 गांव का समूह होता था जिसका प्रमुख गोप होता था। गांव का जो प्रमुख था ग्रामणी कहलाता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि मौर्य प्रशासन में जो ग्राम का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, तो उसको ग्रामणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामणी। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अब केंद्र प्रांतों में बटा था, जो अभी भी आपका क्या केंद्र राज्यों में बटा है, तो प्रांत मतलब राज ही मानिए, ठीक है। और इसका जो प्रशासन होता था 22 राय रूपी, जैसे अभी का राज्यपाल कह सकते हैं, 22 रूपी अधिकारी द्वारा होता था। ये अधिकारी राजवंश से ही जुड़े होते थे, खास करके राजा अपने वंश से ही किसी व्यक्ति को, जैसे अभी भी क्या होता है, जो लोकसभा का बहुमत दल का पार्टी होता है उसी का व्यक्ति राज्यपाल रहता है ना, उसी प्रकार से राजा के ही व्यक्ति जो है वो बनाए जाते थे 22 राय के रूप में। उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन की भांति प्रांतीय प्रशासन में भी मंत्री परिषद होता था। जैसे अभी भी लोकसभा के मंत्री होते मंत्री परिषद, विधानसभा में भी मंत्री परिषद होता है ना, मंत्रालय, तो उसी प्रकार से, ठीक है। इनका सीधा संबंध केंद्र से होता था। अशोक के समय 5 प्रांत थे। अशोक के समय क्या था? 5 प्रांत थे। कौन कौन प्रांत थे वो देखिए। तो जो आपका सबसे उत्तर में था उत्तरापथ, जिसको तक्षशिला, जिसका जो राजधानी हुआ करता था तक्षशिला विश्वविद्यालय भी आपने सुना होगा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। दक्षिणापथ का जो है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी दक्षिणापथ, दक्षिण में सुवर्णगिरी राजधानी थी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी जो मध्य का था कह सकते हैं। प्राची जो है, प्राची या पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र हुआ करता था, जहां पे खुद सम्राट अशोक रहा करते थे।
और कलिंग जो था वो तोसली इसकी राजधानी होती थी, तोसली। ठीक है, तो इस प्रकार से अशोक के समय में 5 प्रांतों में, कई बार पूछ सकता है कि अशोक के समय में मौर्य प्रशासन केंद्र, मौर्य का केंद्र जो था कितने प्रांतों में बटा हुआ था, तो याद रखिएगा 5। बता तो दिया प्रांत क्या होता है। पहले का राज्य मतलब कह सकते हैं अभी का राज्य, पहले का प्रांत। प्रांत मतलब कि बांट दिया, भारत को शासन करने के लिए 5 भागों में बांट करके वहां शासन हो रहा था, इतना ही जानिए। ठीक है, मतलब स्टेट के तरह आप देख सकते हैं, जो राज्य है उसकी तुलना कर सकते हैं। अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे जो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग देखिएगा। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन का वर्णन यहां फिर आ गया। देखिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था ना, कितने बार हमारे नोट्स में है, जो जो क्वेश्चन पूछा है आप सोच नहीं सकते हैं। नगर प्रशासन का वर्णन फिर आ गया। मेगास्थनीज के इंडिका से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, यही क्वेश्चन पूछा था। सेम क्वेश्चन आपके 9 to 10th में या 11-12 में था। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि क्वेश्चन जरूर देखिए, आप पुराने क्वेश्चन को देखिएगा तब पता चलेगा कि हमारा नोट्स कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, उसने नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा? एस्ट्रोनोमोई कहा। क्या कहा? एस्ट्रोनोमोई। याद रखिएगा, जो नगर का उस समय प्रमुख अधिकारी था। अब पूछ सकता है कि जो आपका मौर्य प्रशासन में जो नगर के प्रमुख अधिकारी थे उसको क्या कहा जाता था? एस्ट्रोनोमोई, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तथा उसके अनुसार जो जिले का अधिकारी होता था, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी होता, जैसे अभी डीएम होता है, उस समय एग्रोनोमोई होता था। और सड़क का निर्माण विभाग एग्रोनोमोई के ही संरक्षण में होता था। सड़क निर्माण का भी अधिकारी कौन हुआ करता था? एग्रोनोमोई। पूछ सकता है आपको मौर्य प्रशासन में सड़क निर्माण का जो अधिकारी कौन था, उसको क्या कहते थे? एग्रोनोमोई। अगर नगर प्रशासन की बात करें, नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? एस्ट्रोनोमोई होता था। ये 2 शब्द यहाँ पे जो भी येलो किया हुआ है हमारे नोट्स में वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आप लोग जो येलो किया हुआ पार्ट है उस पर विशेष ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे गए और फिर पूछे जाएंगे। इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रशासन जो था कितने सदस्यों के माध्यम से? तो 30 सदस्यों के माध्यम से चलता था, जिसमें कि 5 समितियां होती थी। यानी एक समिति में 6 समितियां होती थी। प्रत्येक 6 समितियां में 5-5 सदस्य होते थे। फिर से एक बार, इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रशासन में कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य होते थे। वहां पे 6 समितियां होती थी और 6 समिति में 5-5 सदस्य होते थे, यानी टोटल 30 सदस्य होते थे। यहां तक समझ गए होंगे। सबसे पहला समिति था शिल्पकला समिति। इसका काम था कि सड़कें, भवन आदि को देखना, कहीं गड़बड़ तो नहीं सड़क बना रहा है जो इंजीनियर है, भवन का निर्माण इधर उधर तो नहीं हो रहा है, तो वो शिल्पकला समिति के माध्यम से नगर में देखा जाता है। अभी भी आप नगर परिषद या नगर निगम में जाइएगा तो इंजीनियर होते हैं जो कि पास करते नक्शा, तभी उसी हिसाब से आप घर बना सकते हैं, वही डिसाइड करेंगे कि कैसे बनाना है आपको। उसके बाद विदेश समिति का क्या होता था? विदेशियों के रहने, विदेश जो डिपार्टमेंट होता था वो विदेशी जो भी आते थे उनको रहने, खाने पीने, जो दवा मृत्यु हो जाने पर उनकी परंपरा के अनुसार उनका समाधान करना। समाधान मतलब देखिए, हिंदू धर्म में क्या होता है? जलाया जाता है। उसी प्रकार से ईसाई धर्म में जो है दफनाया जाता है। कोई विदेशी है यहाँ मर गया, उसको थोड़े जला देंगे, तो उसका जो परंपरा है उसके हिसाब से उसको वहाँ पे व्यवस्था किया जाता था। उसके बाद जनसंख्या समिति। तो जनसंख्या समिति का जैसे अभी भी आप लोग ब्लॉक स्तर पे जाते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने, तो वहां पर भी जो नगर में जनसंख्या समिति होती थी उसका काम क्या था? जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना। उद्योग व्यापार समिति, उद्योग व्यापार का नियंत्रण करना। वस्तु निरीक्षण समिति, वस्तु में मिलावट पे रोक लगाना। बहुत ज्यादा कड़ा था, अगर आप उसमें मिलावट करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा मौर्य प्रशासन में सजा दी जाती थी। उसके बाद था कर निरीक्षक समिति, विभिन्न विभाग के करों जो टैक्स होता है उसको विवरण रखता था। कर चोरी करने वाले को मृत्यु दंड की सजा दे दी जाती है। आप सोच सकते हैं, आप अगर टैक्स चोरी किए तो डायरेक्ट मृत्यु दंड, बीच में कोई आपको दूसरा दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं गुप्तचर व्यवस्था। आपको पता होगा कि चाणक्य का जो या चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुप्तचर व्यवस्था था, जैसे अभी रॉ वाला जो है क्वेश्चन भी पूछ दिया था, धर्मो रक्षिति रक्षिता, और इसका चर्चा हम लोग जो है जब पढ़ा रहे थे, ठीक है,
करेंट अफेयर उसमें भी हुआ था। और चूंकि यह मामला अभी रॉ और आईएसआई का बहुत ज़्यादा चल रहा था, खास करके जब सीमा हैदर का जो मामला था तो उस समय ये सब चर्चा में आ गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया कि उसका जो स्लोगन क्या है, धर्मो रक्षिति रक्षिता। ठीक है, आप देखिएगा रॉ में नीचे में लिखा हुआ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया गया है नोट से। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन सब कहीं से नहीं रहता है, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन वही सब रहते हैं। गुप्तचर व्यवस्था की बात करेंगे तो इसका प्रमुख जो अधिकारी था उस सर्प महामात्य कहलाता था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गुप्तचर व्यवस्था था, उसका जो प्रमुख अधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर प्रणाली था, ठीक है, 1 to 5 में फिलहाल तो अभी वैकेंसी नहीं आया है, हो सकता है आने वाले समय में दे दे। फिलहाल पहले तो ये रिक्ति हो जाने दीजिए, तब पता चलेगा कितना सीट खाली है, क्योंकि अभी तो निकालना भी हमको लगता है कि हास्यास्पद ही हो जाएगा, क्योंकि अभी पहले जो इतने लोग बैठे हैं उनका तो हुआ नहीं है कुछ, और आप नया वैकेंसी देते हैं, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, तो इसीलिए अभी नहीं देगा। लेकिन निश्चित रूप से वो रिजल्ट आ जाएगा, कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, जो एक मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया रखेगा बीपीएससी आयोग, मुझे लगता है एक मिनिमम रखेगा वो 45 से, हमको लगता है 40, बहुत तो लोएस्ट वो 40 तक जाएगा, उससे नीचे वो जाएगा नहीं। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक की अनुभव है कि बीपीएससी ऐसा ही करता है, वो 40 प्लस वालों को ही वो लेगा, तो उससे कम वाले को चाहे उसका सीट भरे चाहे नहीं भरे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर सीट खाली रह गया उस स्थिति में तो वो क्या करेगा कि फिर से बहाली निकालेगा। ठीक है, तो इंतजार कीजिए। संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। संस्था मतलब जो एक जगह रह करके संगठित होकर कार्य करते थे, गुप्तचर का ही पार्ट था, संस्था कहलाता था। संस्था में भी कई प्रकार के रूप थे। काप्टिक रूप, जो विद्यार्थियों के भेष में घूमते रहते थे और सारी सूचनाएं जो है राजा को पहुंचाते रहते थे। किसके रूप में? तो विद्यार्थियों के भेष में। उसके बाद एक उदास्थित होते थे, ठीक है, उदास्थित या उपास्थित होगा, ठीक है, मैं थोड़ा ये देख लेता हूं कि उपास्थित या उदास्थित इसको कहते थे, जो कि जिसका काम क्या था, इसका काम क्या था कि ये आपका सन्यासी के भेष में गुप्तचर को सूचना दिया करते थे। चलिए उसको देख लेंगे बाद में। गिरिपति होते थे, वो किसान के भेष में घूमते थे। अभी भी गुप्तचर आपके आसपास घूमते रहते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, वो विभाग का खुफिया एजेंट होते हैं और वो सूचना देते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वेदेहक व्यापारी के रूप में घूमते रहते थे और सूचना देते थे। तापस जो होते थे, तपस्वी सन्यासी के रूप में, जो सेल्यूकस निकेटर के आसपास इतना गुप्तचर छोड़ रखा था चाणक्य कि उसके पल पल की सूचना उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को मिल जाता था। जब सेल्यूकस निकेटर खुद राजदूत बनकर के पहुंच जाता है युद्ध के लिए कि हमारे जो शासक हैं सेल्यूकस निकेटर, वो कह रहे हैं कि ये आप साम्राज्य दे दीजिए, यह क्षेत्र दे दीजिए, नहीं तो वो आप पे चढ़ाई करेंगे। तो वहां पे डायरेक्ट जो है चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि तुम जाओगे तब तो फिर चढ़ाई होगा ना, क्योंकि उसको पहले से पता था कि सेल्यूकस निकेटर खुद राजदूत बन के आया है, उसको तुरंत बंदी बना लेता है। ठीक है, युद्ध होने की नौबत भी नहीं आती है। इतना मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था इसका गुप्तचर व्यवस्था। इसको पहले से सूचना थी कि यह जो व्यक्ति है खुद जो है वही है। ठीक है, कौन? तो सेल्यूकस निकेटर। और चूंकि वह राजदूत के भेष में बन के आया था, ठीक है, और यह बात की सूचना गुप्तचर व्यवस्था ने इसको पहले दे रखी थी। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को। चलिए, संचरा क्या होता था गुप्तचर प्रणाली में? संचरा भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। भ्रमणशील, घूमते फिरते रहते थे, एक जगह रह के काम नहीं करते थे, घूमते फिरते। 4 प्रकार के होते थे इसमें। एक क्षत्रिय होता था, क्षत्रियों का कोई परिवार नहीं होना चाहिए। जैसे अभी भी रॉ का जो एजेंट होता है, रॉ के जो एजेंट होते हैं, तो उनका सबसे पहले जो है आपका, अगर वो विदेश भेजे जाते हैं तो उनका यहाँ का नागरिकता में नाम काट दिया जाता है। किसी तरीका से पता नहीं लगना चाहिए कि वो भारत का ही है या भारत का रॉ एजेंट है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के भी बहुत सारे आईएसआई एजेंट पकड़े जाते हैं या पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा जाता है, वो सीधे बोलता है, पाकिस्तान बोलता है वो हमारे यहाँ का नहीं है, वो हमारे यहाँ का है ही नहीं। तो उस स्थिति में अगर वो नागरिक रहता है तो कहीं ना कहीं उसका डाटा रहता है, तो उसको पहले मिटा दिया जाता है। तो उसी प्रकार से ये सब कॉन्सेप्ट वहीं से आया। क्षत्रिय जो होता था उसका कोई परिवार नहीं होना चाहिए, यानी उसको मरने और मारने के पीछे जो है कोई माया मोह या कोई भी उसको बाधा नहीं पहुंचा, कोई परिवार इसका नहीं हुआ करता है। तीक्ष्ण, ये शूरवीर हुआ करते हैं। रसद, क्रूर होते थे। प्रावर्जिका, ये वेश्याएं होती थी, भिक्षुनी के रूप में जाती थी
और वहाँ का जो है दूसरे राज्यों का खबर लीक करती थी। वेश्याओं की नियुक्ति खास करके परिव्राजिका के रूप में किया जाता था, वो खबर को लीक आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। गुप्तचर के अतिरिक्त जो शासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी, रोकथाम के लिए भी पुलिस व्यवस्था थी, जिसको रक्षिण कहा जाता था। कई बार पूछेगा कि जो मौर्य प्रशासन में जो पुलिस था उसको क्या कहा जाता था, उसको रक्षिण कहा जाता था। जो पुलिस हुआ करता था मौर्य प्रशासन में उसको क्या कहा जाता था, तो रक्षिण कहा जाता था। याद रखिएगा, जो मौर्य प्रशासन होता था उसको क्या कहा जाता था, मौर्य प्रशासन में जो पुलिस हुआ करते थे उसको रक्षिण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रक्षिण, याद रखिएगा। उसके बाद आइए न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन किस प्रकार से था कि न्याय प्रशासन इस काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय होता था, गांव स्तर पे शासन होता था। इनमें ग्रामिक, जो कि ग्राम वृद्धों के साथ मिलकर के न्याय करते थे, गांव के ही जो वृद्ध लोग होते थे वो सब मिलकर के यहाँ न्याय देते थे। न्यायालय मुख्यतः यहाँ पे दो प्रकार से हुआ करता था। एक धर्मस्थीय, जो कि दीवानी न्यायालय, यानी जहाँ पे मारपीट वाला केस ना हो, छोटा मोटा केस हो, जमीनी विवाद का केस हो, उसको धर्मस्थीय कहा जाता था। जहाँ पे मारपीट का कांड हो, मर्डर हो, ये सब का कांड हो, केस हो, तो कंटक शोधन कहा जाता था ऐसे केस को, ठीक है। तो धर्मस्थीय न्यायाधीश, धर्मस्थ और व्यवहारिक इसको कहते थे, और न्यायाधीश वाला जो है कंटक शोधन वाला प्रदेष्टा के माध्यम से यहाँ पर न्याय दिया जाता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जो अर्थशास्त्र में जो कानून की बात की गई है, तो यहाँ पे चतुष्पद कानून रहता है, 4 आधार पे कानून बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से मौर्य प्रशासन में काम होता है। चतुष्पद कानून, अब कहिएगा चतुष्पद 4 क्या क्या है, तो जो धर्म होता है उसके आधार पर सार्वभौमिक कानून था, उसको धर्म का वो सब पे लागू होता था। दूसरा था व्यवहार, पुराने निर्णयों के आधार पर वहां पर निर्णय दिया जाता था। जो पुराने निर्णय हुआ करते थे, जो राजा पहले से कुछ, अभी भी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे रखा होता है, जैसे अगर किसी राज्य का केस हुआ उसको निर्णय दे दिया गया, जैसे राजस्थान में दे दिया गया कि बीएड वालों को अलाउ नहीं, तो अब पूरे देश में लागू हो गया ना। तो उसी प्रकार से पुराने निर्णयों के आधार पर जो निर्णय दे दिया जाता था, तो इसको व्यवहार कहते थे। चरित्र, जो गांव का अपना रीति रिवाज होता है, सबका अपना अपना होता है, ठीक है, तो उसके अनुसार, परंपरा के अनुसार, गांव के रीति रिवाज के अनुसार जब वहां निर्णय दिया जाता है, कई गांव में कुछ रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार वो गलत नहीं होता है, तो उसके हिसाब से वहां निर्णय दिया जाता था, ठीक है, उसको चरित्र कहा जाता था। चौथा होता था राज शासन, यानी राजा द्वारा बनाया गया कानून, राजा खुद भी कुछ कानून बना सकता था। चलिए, आय का जो मुख्य स्रोत था वो भूमि, जो सरकारी भूमि थी उससे आय मिलता था, उसको सीता भूमि कहा जाता है। राजभूमि पर जो खेती होती थी, राजा जिस पे कब्जा होता था, सरकार की भूमि कह सकते हैं। स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय को क्या कहते थे, भाग कहते थे, यानी जो राजा के अधीन काम नहीं करते थे, जो राजा के जमीन पे नहीं करते थे, वो जो टैक्स देते थे उसको भाग कहा जाता है। इसकी मात्रा जो थी, कितना टैक्स लिया करता था, तो 1/6 से 1/6 तो स्टैंडर्ड है, से 1/4 तक लिया जाता था। ये पूछ सकता है कि मौर्य प्रशासन में टैक्स की दर क्या थी, तो 1/6 यानी 6 केजी में 1 केजी, ठीक है, या मैक्सिमम गया अगर जहां पे सिंचाई सुविधा दे रखा है तो 4 केजी में 1 केजी जो है वहां पे राज्य का हो जाता था टैक्स के रूप में, ठीक है। वही चीज जहां सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी वहां 1/3 के रूप में भी लिया जा सकता था, ठीक है। तो जहां पे सारा व्यवस्था सरकार खुद देती थी तो वहां पे ज्यादा वो टैक्स लेती थी। अब आते हैं सैन्य प्रशासन, जो है सैन्य प्रशासन, देखिए प्लिनी एक यूनानी लेखक है, उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सेना के बारे में चर्चा किया कि 6 लाख पैदल सेना था, 30,000 घुड़सवार सेना था, 9,000 रथ था। ये सब की चर्चा प्लिनी ने किया है, ठीक है। चंद्रगुप्त के सेना में ये सब हुआ करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 5 सदस्यों का 6 विभाग था, 6 समितियां होती थी जिसमें 5-5 सदस्य होते थे। तो मेगास्थनीज बोलता है कि जल सेना की व्यवस्था करती थी प्रथम समिति। दूसरी समिति जो है सामग्री एवं यातायात, जो रासद होता है, रसद जो सामग्री होता है खाने पीने वाला, उसकी व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति जो है पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी समिति जो घोड़ा अश्वरोही था उसका व्यवस्था करती थी। 5वीं जो हाथी वाला सेना होता था उसकी व्यवस्था करती थी। 6ठी रथों के सेना की व्यवस्था करती थी। इस प्रकार से आप देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पूरे केंद्रीकृत प्रशासन था और पूरे सेंटर पावर से केंद्रीय
कह सकते हैं पावर से वहां पे पूरे जो भी एरिया था इनका वहां पे प्रशासन किया जा रहा था। तो निश्चित रूप से यहां से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। और आपने देखा कि आपका स्टेट जो 9-10th भी था जो बीपीएससी के द्वारा हुआ, उसमें भी यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो फिर आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक।